why tax system in Pakistan is collapsing. आप टैक्स क्यों देंगे जब आपको इस मुल्क में सर्विसेज नहीं मिलेगी? आप क्यों दोगे? आपको लाइफ सिक्योरिटी नहीं, आप क्यों दोगे? आपकी बिजनेस सिक्योरिटी नहीं, आप क्यों दोगे? How is life in Civil Service Academy? मेरे हिसाब से जो मेरी ज़िंदगी के सबसे 6 मुश्किल महीने सिविल सर्विस अकेडमी में गुजरे, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है ना आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है। कुछ आउटलेट्स, कुछ रेस्टोरेंट्स पे 7% टैक्स होता है, कुछ चीज़ों पे 15% टैक्स इम्पोज हुआ होता है। Why this? हर कोई ये समझता है कि हर ग्रुप में आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, पुलिस मोबाइल आगे पीछे घूमेगी, जैसा फिल्मों में हम देखते हैं या सुनते आ रहे हैं। ये रियलिटी नहीं है। बिजनेस ओनर है आपके एरिया में, वो टैक्स नहीं दे रहा, उसको इवेट कर रहा है, आप कैसे उसको डील करते हैं? FBR बेसिकली एक मेन अथॉरिटी है, उसके नीचे 2 विंग्स आते हैं, एक इनलैंड रेवेन्यू, दूसरा कस्टम्स। व्हाट इज दिस RTO? ये RTO होता क्या है? CSS का कॉन्सेप्ट होता है कि आप फ्लेवरी लैंग्वेज और डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो आप टॉप करेंगे। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिथ जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को मरवाता है। इंटरव्यू के लिए 3 चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए। नंबर 1 इज नॉलेज, नंबर 2 इज आर्टिकुलेशन एंड नंबर 3 इज ग्रूमिंग। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला टैक्स कलेक्शन को लेके है। अवाम ये सवाल पूछती है कि टैक्स क्यों देना चाहिए जबकि उन्हें रियासत कोई सर्विसेज फ्राहम नहीं करती, कोई फैसिलिटीज़ फ्राहम नहीं करती। चाहे वो स्कूल जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, सड़कें उनकी जो है वो उनकी हालत ख़राब है, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें। वहीं जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जब तक अवाम टैक्स नहीं देगी, टैक्स की कलेक्शन नहीं होगी, तो हम ये सारी चीज़ें कैसे, कहाँ से हम फ्राहम कर सकेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस सारी चीज़ के लिए पैसे ही नहीं होंगे। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े थे जनाब सद्दाम सिद्दीकी साहब, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं RTO रीजनल टैक्स ऑफिस 2 कराची के, और हमने उनसे इसी सिलसिले में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की, गैदर की कि कौन कौन से टैक्स एक आम आदमी पे करता है, रेस्टोरेंट पे हम कौन से टैक्स पे करते हैं, बिजली के बिलों पे हम कौन से टैक्स पे करते हैं, एंड मैनी मोर। इसी के साथ साथ हमने उनसे CSS के बारे में टिप्स भी ली, CSS की प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, सिविल सर्विसेज एकेडमी में लाइफ कैसी होती है, इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जाता है, और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल दी एंड, एंजॉय। सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और हमारे इनविटेशन पे आप तशरीफ़ लाए। कैसे मजाज हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू, आपने इनवाइट किया, टाइम निकाला हमें इनवाइट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप CSS ऑफिसर हैं, CSS ऑफिसर की लाइफ कैसी है? एक्सपेक्टेशन भी होती है, जैसे कि आपने CSS का सोचा होगा तो उसमें कोई ना कोई आपकी एक्सपेक्टेशन हुई होगी। वो सोशल मीडिया पे एक चीज़ आती है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो आप वो कैसे देखते हैं कि क्या आप एक्सपेक्ट करते थे इस लाइफ से कि कैसी होगी और कैसी है इन रियलिटी, जो कि आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं? देखिए, लाइफ डिपेंड करती है आपके ऑक्यूपेशनल ग्रुप के ऊपर, आपकी पोस्टिंग के ऊपर, आपका ग्रुप कौन सा है, आपकी पोस्टिंग कैसी है, फिर अगेन उसके अंदर आपके पास चार्जेस कितने और चार्जेस कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा ही एक कोलीग है जिसका काम सिर्फ ऑफिस में बैठना होता है, और वो आता है 3 घंटे 4 घंटे बैठता है फिर चला जाता है। मेरा काम है, फील्ड पे भी जाता हूँ, ऑफिस पे भी काम होता हूँ, डेट शीट पे भी चले गए। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। देन अगेन मेरे जो दोस्त हैं पुलिस सर्विस में, उनकी तो 18-20 घंटे की, 24 घंटे की ड्यूटी है। फिर जो दूसरे ग्रुप्स के हैं, फॉर एग्जांपल कस्टम्स के, उनकी भी काफ़ी लंबी ड्यूटीज़ हैं। पोस्टल, रेलवेज़, इनके थोड़े वर्किंग आवर्स थोड़े लिमिटेड होते हैं, इनका स्कोप लिमिटेड होता है। तो आई थिंक लाइफ जो है आपकी वेरी करती है फ्रॉम पोस्टिंग टू पोस्टिंग, फ्रॉम ऑक्यूपेशनल ग्रुप टू ऑक्यूपेशनल ग्रुप। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। नहीं, मैं ये पूछना बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि समटाइम लोगों की, जब CSS ऑफिसर मेनली लोग बनना इसलिए चाह रहे होते कि हमें प्रोटोकॉल मिलेगा, पावर मिलेगा। ऑब्वियसली सर्विंग एक एलिमेंट हो सकता है, बट मेजॉरिटी एलिमेंट ये भी होता है, आप शायद इस चीज़ से मुझसे एग्री भी करेंगे। तो वो एक्सपेक्टेशन जो होती है एक इंसान की, वो कैसी होती हैं कि एज ऑफिसर बन के पता नहीं प्रोटोकॉल मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से मैं परफॉर्म करूँगा, उस चीज़ में कुछ डिफरेंस होता है जैसा आप सोचते थे उससे, या वो सेम ऐसा ही है? देखिए, पहले तो सभी, हर कोई ये समझता है कि हर ग्रुप में आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, पुलिस मोबाइल आगे पीछे घूमेगी, जैसा फिल्मों में हम देखते हैं या सुनते आ रहे हैं। ये रियलिटी नहीं है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो असिस्टेंट कमिश्नर है कराची में, उसका भी वही प्रोटोकॉल है जो FBR और कस्टम्स के असिस्टेंट कलेक्टर या कमिश्नर का है। यानी नहीं है, आगे पीछे पुलिस मोबाइलें नहीं घूमती हैं अनलेस आप ऑफिशियल ड्यूटी पे जा रहे हो। लाइकवाइज अगर आप फॉर एग्जांपल किसी रूरल एरिया में AC पोस्टेड हो, बलूचिस्तान में AC या ASP आप पोस्टेड हो, तो अगेन फिर आपकी सर्विस की नीड आ जाती है, प्रोटोकॉल सिक्योरिटी आपकी नीड होती है।
तो वहाँ आपको मिलता है। अच्छा, जब आप लोगों को नीड होती है, जब ऑपरेशन पे जाते हैं, तब तो लोकल पुलिस स्टेशन आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं? अच्छा, हमारा FBI के अंदर हमारे अपने सिक्योरिटी एहलकार हैं जो हमारे साथ जाते हैं, उनकी अलग एक मोबाइल होती है। लेकिन जब हम बड़ी रेड प्लान कर रहे होते हैं कोई, या कोई बड़े क्रिमिनल्स के अंदर हाथ लगा रहे होते हैं, तो हमें पुलिस का सहारा लेना ज़रूरी होता है। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने नोट किया, आपके सोशल मीडिया भी हम देख रहे थे, बाकी जो CSS ऑफिसर्स ऑब्वियसली मतलब आजकल सारे ही सोशल मीडिया पे, ऑलमोस्ट सारे ना सही लेकिन काफ़ी हद तक अवेलेबल हैं, प्रोफाइल्स हैं उनकी। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट रीजन्स में उनकी ट्रैवलिंग हो रही होती है। सो इज़ इट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, या ये आप अपने ऑन पे ये सारी यार चीज़ें मैं कर तो रहे थे? अपने पैसों से ट्रैवल करता हूँ, घूमने फिरने जाता हूँ, जो अल्लाह ने दिया है उसमें से। वैसे फॉरेन सर्विस वालों की होती है बिल्कुल, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप वालों की होती है बिल्कुल, बाकी किसी की भी नहीं होती। तो मैंने ये एक जनरल ट्रेंड देखा है कि CSS ऑफिसर्स नॉर्मली वो काफ़ी जगह पे घूमते हैं, आप भी शायद इस चीज़ से मुझसे एग्री करेंगे कि वो प्रोफाइल्स पे उनके फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, कभी यूनाइटेड किंगडम, कभी USA, बहुत सारी जगह। तो इसलिए मैं ये चीज़ बेसिकली पूछना चाह रहा था। नहीं, वो अपने पैसों से घूमते हैं, एक्सेप्ट फॉरेन सर्विस एंड ऑफिस मैनेजमेंट वाले, क्योंकि उनके ऑफिशियल टूर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ में उनको टूर्स वो दिए जाते जाते हैं। रहते हैं। आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? इंग्लैंड। अच्छा, बेसिकली आपकी जो अगर स्कूलिंग पे हम बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली CSS ऑफिसर्स बनने के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड क्या है? कहाँ से आपकी स्कूलिंग, यूनिवर्सिटीज़ क्या, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? अच्छा, मैंने O लेवल्स किया था बहरिया कॉलेज जनवरी 1 से, फिर A लेवल्स मैंने किया था बीकन हाउस से, बैचलर्स मैंने किया IBA कराची से विथ माई मेजर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। साथ मैंने CFA लेवल 1 भी परस्यू किया था, लेवल 2 अभी करने वाला हूँ इंशाल्लाह। और यूनिवर्सिटीज़? यूनिवर्सिटी ही IBA से। तो उसमें क्या सब्जेक्ट्स वगैरह? उसमें मेरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के मेजर्स से, और ज़्यादा मेरा फोकस फाइनेंस के ऊपर था। तो आप ड्यूरिंग योर स्टडीज़, तो आप क्या एक पढ़ाकू बच्चे जिस तरह से कहते हैं वो थे, या हमेशा से पढ़ने वाले थे, या समटाइम होता है एक एवरेज स्टूडेंट्स जैसे कि हम जैसे लोग, तो उस तरह के स्टूडेंट थे? देखें, हमारी फ़िलासफ़ी ये है कि अगर आपने पूरी ज़िंदगी पढ़ाई में लगाई, तो आप ज़िंदगी में ना कुछ प्रैक्टिकल सीखोगे, ना कुछ अचीव करोगे ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा एक सोशल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं थोड़ा एक समझे कि एक मिडल कैंडिडेट था, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, बस फिनिश लाइन क्रॉस हो जाती थी। अच्छा, CSS ही क्यों? मतलब बहुत सारे और ऑप्शन हैं, आप मुझे ऑफ द कैमरा जो चीज़ें बता भी रहे थे, कुछ कुछ हमने अभी डिस्कस करने के लिए छोड़ी थी। सो मेरी ऑडियंस के लिए और मेरे लिए भी आप बताएं कि वाई CSS? देखें, इसके 3 मेन एस्पेक्ट हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले इसकी सोशल रिकग्निशन, सेकेंडली आपके फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, एंड थर्ड पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये 3 चीज़ें आई थिंक जो CSS प्रोवाइड करता है, वो किसी और सर्विस में मुझे पर्सनली नहीं दिख रही थी। तो किस तरह से आपने, कहाँ से आइडिया आया, सोचा, किसी ने बोला, या आपने खुद से डिसाइड किया कि बस यही करना है? देखिए, हमारी फैमिली में भी हैं कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो CSS करके हमसे सीनियर लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, उनसे इंटरेक्शन काफ़ी रहा है। फिर अगेन दोस्त यारों से इंटरेक्शन काफ़ी रहा है। तो इस तरह जो है, आप उनकी जब लाइफ देखते हैं तो आप देखते हैं कि दिस इज़ अ वेरी ह्यूज स्टेपिंग स्टोन टू अचीव समथिंग इन लाइफ। ये आपको हर करियर चॉइस के अंदर नहीं मिलती। आई थिंक CSS की जो करियर चॉइस है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, ये एक स्टेपिंग स्टोन है आपके करियर के लिए कि आप कुछ बड़ा जाके अचीव करो। अच्छा, एक चीज़ सर जो आम लोगों को बड़ा परेशान भी करती है, हम इस पे भी डिस्कस ऑब्वियसली कर रहे थे, कि कुछ रेस्टोरेंट्स या कुछ आउटलेट्स वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे जो टैक्स हमें दिए, बेसिकली आपका क्योंकि बैकग्राउंड टैक्स रिलेटेड है, आप टैक्स रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, तो आप हमें ये चीज़ बता सकते हैं कि कुछ आउटलेट्स, कुछ रेस्टोरेंट्स पे 7% टैक्स होता है, कुछ चीज़ों पे 15% टैक्स इम्पोज हुआ होता है। वाई दिस डिस्पैरिटीज? मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मुझसे यही सवाल पूछते हैं। एक दफ़ा एक दोस्त एक रेस्टोरेंट गया हुआ था, मैनेजर से पड्डा लेकर आ गया, मुझे फ़ोन कर रहा है, यार मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैंने बोला तुम गलत कर रहे हो। पूछते क्यों? मैंने बोला रेस्टोरेंट्स बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ। देखिए, सेल्स टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में अलग है। सेल्स टैक्स वो चीज़ होती है जो एक फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर आप चार्ज कर रहे हो। पाकिस्तान के अंदर सेल्स टैक्स का नाम सिर्फ सेल्स टैक्स होता है, लेकिन इन रियलिटी वो एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जिसको हम आम ज़बान में VAT कहते हैं। यानी एक चीज़ आपने 10 रुपये की ली, उसे आपने 5 रुपये वैल्यू ऐड की और 15 रुपये की आगे बेची, तो आप 15 रुपये पे टैक्स जो है, मैं जो बेच रहा हूँ गवर्नमेंट को नहीं जमा कराऊंगा, मैं जमा कराऊंगा सिर्फ वही टैक्स जितने की मैंने वैल्यू ऐड की है। इसमें 2 कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं।
एक होता है इनपुट टैक्स का, एक होता है आउटपुट टैक्स का। इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो एक बिजनेसमैन पे करता है पीछे, क्योंकि एक बिजनेसमैन भी चीज़ें खरीद रहा होता है, उसमें भी वो सेल्स टैक्स पे कर रहा होता है। यानी अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो इन थ्योरी है तो वीएटी, पर उसका नाम सेल्स टैक्स है। वो सेल्स टैक्स उस पर किसी भी चीज़ जो परचेज कर रहा होता है उस पर पे कर रहा होता है। अब वो आगे बेच रहा होता है तो उस पर भी ऑफकोर्स उसको सेल्स टैक्स कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो अगर वो पूरे के पूरे 17 रुपये लेकर गवर्नमेंट को जमा करा देगा और उसने 10 रुपये ऑलरेडी पीछे पे किए हुए, तो क्या इसने पूरी फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स पे किया या वैल्यू एडिशन के ऊपर किया? इस तरह तो उसने पूरी फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर किया। तो ताकि सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स पे हो, तो जो एक बिजनेसमैन पीछे टैक्स पे करता है उसकी हम उसको एडजस्टमेंट देते हैं बाय लॉ, और उस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं इनपुट टैक्स। यानी एक रेस्टोरेंट ओनर है, नहीं ठीक है सर, ये तो बात हो गई कि आपने कितनी अमाउंट पे टैक्स पे करना है, ठीक है, ठीक है। बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है ए, एक रेस्टोरेंट है बी, ठीक है, एक जो है जो अगर कैश पेमेंट करते हैं वो 15% चार्ज कर रहा है, और दूसरा जो है वो कार्ड पे, वही कार्ड पे जो है वो 7-7.5% चार्ज करता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। बट दूसरे रेस्टोरेंट जो बी है वो कैश पे भी 15% कर रहा है और कार्ड पे भी 15% कर रहा है, तो वाई दिस डिस्पैरिटी? क्योंकि यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट टैक्स समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक रेस्टोरेंट ने पे किया सेल्स टैक्स, आगे वो डिफरेंस गवर्नमेंट को सबमिट कराएगा एज पर लॉ, आउटपुट वो जो सेल्स लेगा। अब सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो लॉ है, उन्होंने रेस्टोरेंट ओनर्स से, क्योंकि पहले हम पंजाब में जाते थे, इस्लामाबाद में जाते थे, तो वो लोग कार्ड पे 7% चार्ज, आई थिंक 9% चार्ज करते हैं, और कैश पे 17-18% इतना ही कुछ चार्ज करते हैं पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ पर बहुत डिमांड थी आवाम की कि यार पंजाब के अंदर कार्ड पे कम टैक्स है, सिंध में ज़्यादा है। तो जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी एक पूरी मीटिंग हुई रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के साथ। उन्होंने अपना केस फॉरवर्ड रखा कि हमें आप इनपुट अलाउ करें, क्योंकि जब आप पंजाब में भी चले लें और आप इस्लामाबाद में भी अगर चले जाएं, जो रेस्टोरेंट 7% चार्ज कर रहे हैं, कम चार्ज कर रहे हैं, उनको इनपुट अलाउ नहीं है। यानी जो टैक्स उन्होंने पीछे से लिया हुआ है उसकी एडजस्टमेंट उनको अलाउ नहीं है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने रेस्टोरेंट ओनर्स को ऑप्शन दिया कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हैं कि जो टैक्स आपने पे किया है उसको आप एडजस्ट करवा के जो सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स वो दें, तो आप 15% टैक्स कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, चाहे वो कैश पे हो या कार्ड पे हो। लेकिन अगर आप 7% वाली पॉलिसी पे जाएंगे तो फिर आप पूरा का पूरा 7% गवर्नमेंट एक्सचेकर को जमा कराएंगे। वो आप पीछे से जो आपने इनपुट पे किया हुआ है, टैक्स पे किया हुआ है, उसकी एडजस्टमेंट आपको डिसअलाउ हो जाएगी। यानी बेसिकली एट द एंड वो गवर्नमेंट को सेम परसेंटेज ऑफ मनी ही दे रहे हैं टेक्निकली, मोर और लेस, ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो इफेक्ट ना हो ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ में अगेन मुझे बड़ी परेशान करती है कि देखें पैसे तो सब दे रहे हैं, सेल फॉर एग्जांपल 10 रुपए की अगर सेल हुई है, चाहे उसको कार्ड से पे किया जाए या कैश से पे किया जाए, पे तो 10 रुपये ही होने हैं। सही है। तो एक कैश पे करने से 15% टैक्स या 17% टैक्स, और कार्ड पे करने से उससे हाफ, ये क्यों? देखिए, यही कॉन्सेप्ट मैं पहले ही डिस्कस कर रहा था कि आउटपुट और इनकम टैक्स वाला, बेसिकली जो टैक्स आता है वो आप पूरा का पूरा गवर्नमेंट को जमा नहीं कराते। आपने जो टैक्स पे किया हुआ है, जो एक रेस्टोरेंट ओनर ने पे किया हुआ है, उसकी वो एडजस्टमेंट लेगा, और जो डिफरेंशियल अमाउंट है वैल्यू एडिशन के ऊपर वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अब वैल्यू एडिशन का जो अमाउंट है वो ही सिर्फ गवर्नमेंट के पास जाएगा, पूरे के पूरे 17 रुपये जो आपसे टैक्स लिया जाता है वो पूरा नहीं जाएगा गवर्नमेंट एक्सचेकर में। तो अगर आपको इनपुट की एडजस्टमेंट चाहिए तो आपको पूरे 15% पर टैक्स लेना पड़ेगा, अगर नहीं चाहिए तो आप 7% पे ले लें, नो इश्यूज़। अच्छा, अभी आप करंटली सर्व कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट कमिश्नर RTO 2, आई थिंक RTO 2 इन कराची। सो व्हाट इज़ दिस RTO? ये RTO होता क्या है? देखें, FBR के अंदर 2 विंग्स हैं, एक कस्टम्स का विंग, एक IRS का विंग। IRS विंग के अंदर डायरेक्टरेट्स एंड फील्ड फॉर्मेशंस होती हैं। फील्ड फॉर्मेशंस यानी टैक्स ऑफिसेज, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं। उसमें मल्टीपल टैक्स ऑफिसेज होती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिटी। फॉर एग्जांपल कराची के अंदर इस वक्त 5 टैक्स ऑफिसेज हैं। RTO 1 रीजनल टैक्स ऑफिस 1, RTO 2 रीजनल टैक्स ऑफिस 2, मीडियम टैक्स पेयर्स ऑफिस, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स ऑफिस एंड लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस। तो ये डिफरेंट रेवेन्यू साइजेस को डील करते हैं। जो छोटे केसेस हैं वो RTO में आते हैं, जो उससे बड़े MTO में, उससे बड़े CTO में, एंड उससे बड़े लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस में। अच्छा, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? लाइक RTO इन डेली लाइफ एक जो कॉमन सिटीजन है
उसकी लाइफ में कैसे फंक्शन कर रहा होता है, या उसका डेली रूटीन फंक्शंस आरटीओ के क्या होते हैं? क्या वो रेड्स करते हैं या टैक्स कैलकुलेट करते हैं या क्या करते हैं वो? देखें, एक सरकारी इदारे का फंक्शन, एफबीआर हो चाहे या पुलिस हो या कोई भी इदारा हो, उसका एक ही फंक्शन है कि कानून नाफिज करवाना, यानी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन। जो हमारे 3 लॉज हैं, नेमली द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, हमें ये 3 लॉस इनेक्ट करवाने हैं, बेसिकली इन्फोर्स करवाने हैं कि ये जो लॉज हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और जो इसकी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हम भी यही करते हैं। हम एक फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स का रिटर्न है, आपने फाइल किया, मैं उसको खोल के देखूंगा कि क्या इसने एज पर लॉ फाइल किया है, नहीं किया, कोई गलत डिडक्शन तो इसने क्लेम नहीं कर दी, कोई टैक्स इवेजन या लॉस ऑफ रेवेन्यू तो नहीं हुआ। लाइकवाइज सेल्स टैक्स रिटर्न्स भी मैं देखूंगा और फेडरल एक्साइज के रिटर्न भी मैं देखूंगा। कभी कभार ये होता है कि हमें फील्ड पे जाना, आजकल तो इट्स द नीड ऑफ द आवर, ताकि इन्फोर्समेंट बढ़े, हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम फील्ड पे जाएं और पर्सनली जाके वेरीफाई करें। तो इस तरह इसलिए हम रेट्स भी लगाते हैं मुख्तलिफ। देन अगेन पीओएस की जो वायलेशन होती है, आप कभी किसी दुकान से ख़रीदें तो उस पर एक रसीद, क्यूआर कोड रसीद के ऊपर होना चाहिए, वो नहीं होता, फिर क्या करें, उसको भी इन्फोर्स करवाना है। तो दिस इज़ बेसिक ह्यूमन नेचर कि जब तक आपके ऊपर कोई चीज़ इन्फोर्स नहीं कराई जाए, आप क्यों पैसे जमा कराओगे? दुनिया में सबसे मुश्किल काम है एक बंदे के जेब से पैसे निकलवाना, और अनफॉर्चुनेटली हमारा वो काम है, तो हमें सबसे ज़्यादा गालियाँ भी पड़ती हैं। लेकिन अगर मुल्क नीचे जाता है तो हमें ही बचाना होता है टैक्स इकट्ठा करके। अच्छा, इसमें 2 मेरे पास अभी मेरे जहन में क्वेश्चन यहाँ इस बात से आए हैं। पहला मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो एज एन असिस्टेंट कमिश्नर आप सुबह घर से निकले, ऑफिस जाके पहुँचे, अब यहाँ से आप कौन कौन से टास्क जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने कैबिन में या अपने रूम में आप इंटर हुए, कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो आप सुबह से लेके शाम तक आप करेंगे, जो आपकी डेली रूटीन है? देखें, सबसे पहले तो हमें रिटर्न्स चेक करनी है लोगों की। ख़ास तौर पे कुछ रिस्क एरियाज़ होते हैं, जो हम रिस्क एरियाज़ हम पूरी एक्सेल शीट्स बनाते हैं, डेटा एनालिसिस करके केसेस शॉर्टलिस्ट करते हैं कि इन रिस्क पैरामीटर्स के ऊपर ये केसेस हैं जो टैक्स इवेजन पॉसिबली कर रहे होंगे। उनकी ऑडिट, असेसमेंट और जो भी उनका रिटर्न वगैरह देखना, वो हम देखते हैं। देन टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट करना, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन आ गई, टैक्स पेयर्स आते हैं हमारे पास, उनका काम जल्दी करवा के देना, जो इस मुल्क में शायद थोड़ा सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, जो इन रियलिटी पैसों के बगैर होता नहीं है। हमारे जो पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं वो माशाल्लाह इस काम में बहुत अच्छे हैं कि किसी का काम जल्दी करवा के देना हो, बिकॉज वी आर मेरिली पब्लिक सर्वेंट्स, वी आर नॉट द रूलर्स, कायदे आज़म को कोट कर रहा हूँ, पर टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट करना है। देन हमें ग्राउंड पे जाना है, फील्ड पे जाके चेक करना है कि कोई टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहा, कोई ज़्यादा इनपुट तो क्लेम नहीं कर रहा, कोई दुकान है वो पीओएस की वायलेशन तो नहीं कर रहा, कोई सेल्स टैक्स एक्ट की वायलेशन तो नहीं कर रहा। और कभी कभार इस तरह होता है कि जब हम टैक्स पेयर से प्यार से रिकॉर्ड मांगते हैं और वो नहीं देता, तो हमें मजबूरन उसकी बिजनेस प्रेमिसेस पे जाके हमें चेक करना पड़ता है कि क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके पास हमारा पैसा नहीं है, उसके पास कौम मुल्क का पैसा है, और वो हमारी अमानत है, कौम मुल्क का पैसा जो हमें मुल्क को इकट्ठा करके देना है। तो फिर आप गुस्से के ज़रिए या वहाँ पे जाके उनसे फोर्स भी यूज़ करते हैं आप? देखिए, समटाइम्स फोर्स इज़ नेसेसरी, समटाइम्स आपको प्यार मोहब्बत से भी काम हो जाता है, जो प्यार मोहब्बत से करता है ठीक है, जो नहीं देता अपने रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि टैक्स पेयर के साथ भी ज़्यादती ना हो, जो उसका जायज़ टैक्स बनता है मुझसे सिर्फ वही कलेक्ट करें। तो हमें मजबूरन खुद जाके उनके रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं, उनके बिजनेस ऑपरेशंस देखने पड़ते हैं। अच्छा, ये इनलैंड रेवेन्यू क्या चीज़ है? उसमें भी मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, आपने सर्व किया है इनलैंड रेवेन्यू, या आरटीओ ही है, कुछ और इदारा है, या क्या चीज़ है, और इसके क्या फंक्शंस हैं? देखिए, इनलैंड रेवेन्यू को आम तौर पे जो लोग आम ज़बान में जानते हैं वो जानते हैं एफबीआर के नाम से, और कस्टम्स को लोग जानते हैं कस्टम्स के नाम से। तो आप बोलेंगे किसी का कस्टम्स में काम पड़ा है तो कस्टम्स में काम पड़ा है, लेकिन अगर किसी का इनलैंड रेवेन्यू में काम पड़ा है तो लोग बोलेंगे इसका एफबीआर में काम पड़ा है। तो एफबीआर बेसिकली एक मेन अथॉरिटी है, उसके नीचे 2 विंग्स आते हैं, एक इनलैंड रेवेन्यू, दूसरा कस्टम्स। कस्टम्स को तो आप कस्टम्स के नाम से जानते हैं, इनलैंड रेवेन्यू वो है जिसको आप एफबीआर के नाम से जानते हैं। तो आरटीओ इज़ पार्ट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू? आरटीओ इज़ पार्ट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, फीड फॉर्मेशन है बेसिकली। तो कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं आरटीओ में? आरटीओ बेसिकली, आरटीओ का जो ब्रेकअप होता है वो होता है जोन वाइज। फॉर एग्जांपल, एक सेक्टर या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के ऊपर जोन्स डिवाइड होते हैं। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आरटीओ 2 के अंदर 5 जोन्स हैं।
एक जोन डील करता है सैलरीड इंडिविजुअल्स के साथ, दूसरा जोन डील करता है मलिर, गुलशन इकबाल, जौहर टाउन, गुलिस्तानी जौहर इसके साथ, तीसरा जोन डील करता है बिन कासिम टाउन, औरंगी कोरंगी इन इलाकों के साथ, चौथा जोन डील करता है नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, बहरिया टाउन वगैरह इन जोन्स के साथ, यानी जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं पुल के उस पार। तो पुल के उस पार वाले जो बिजनेसेस हैं उनकी असेसमेंट होती है RTO 2 के अंदर, और पुल के इस पार की असेसमेंट होती है RTO 1 के अंदर। डिस्ट्रिक्ट साउथ हो गया, सेंट्रल हो गया, ये सारे RTO 1 में असेस होते हैं। अब सर थोड़े से मैं आपसे अपने जो दिल के मेरे बड़े करीब क्वेश्चन से मैं वो पूछना चाहूँगा। सबसे पहला उसमें क्वेश्चन ये है कि वाई टैक्स सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ कोलैप्सिंग। हम देखते हैं कि टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए, पूरा एक सिस्टम है वो कोलैप्स कर रहा है, क्यों? आप टैक्स क्यों देंगे? इनकम होगी तो दूंगा। क्यों देंगे? जब आपको इस मुल्क में सर्विसेज नहीं मिलेगी आप क्यों दोगे? आपको लाइफ सिक्योरिटी नहीं, आप क्यों दोगे? आपकी बिज़नेस सिक्योरिटी नहीं, आप क्यों दोगे? आप यहाँ पर एक बिज़नेस खोलें, 50 गवर्नमेंट इदारे आ जाते हैं कि ये टैक्स दो, ये चार्जेस, वो टैक्स। आप आज एक ज़मीन खरीदेंगे तो सिंध ने अभी एक नया कानून इम्प्लीमेंट किया है कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है हर साल का। आप FBR के अंदर 7E का टैक्स अलग दे रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स जो डीम्ड इनकम का टैक्स है, सिंध को आप अलग दे रहे हो। बिजनेस खोलेंगे, एग्जैक्टली, तो इतने ज़्यादा टैक्स हैं, तो एक तो लोग तंग आ गए, दूसरा उनको वो सर्विस नहीं मिल रही टैक्स देके। ना यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, ना एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ना रोडें अच्छी है, ना पुलिस अच्छी है। तो एक बंदे के पास क्या इंसेंटिव है टैक्स देने का? तो हम अगर कोशिश भी करें तो सामने वाला क्यों टैक्स दे? वो तो क्या मेरे साथ जाती हो रही है, मुझे तो कुछ मुल्क दे ही नहीं रहा। देखिए, एक दुनिया का जो कोर कॉन्सेप्ट है ना इकोनॉमिक्स का, वो है ट्रांजैक्शन बेस्ड। हम टैक्स ले रहे हैं, यानी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, इन रिटर्न वो क्या दे रही है? जब वो कुछ नहीं दे रही होगी तो सामने वाला की ट्रांजैक्शन का पार्ट पूरा ही नहीं हो रहा। एग्जैक्टली सर, यही चीज़ मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बीइंग एन ऑफिसर, ठीक है, जो कि स्टेट के बिहाफ पे आप काम करते हैं टैक्स कलेक्शन की, मुझे या किसी आम आदमी को टैक्स क्यों देना चाहिए, ये आप हमें बताएं। टैक्स देना इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप लोग यानी जो आवाम है वो क्योंकि टैक्स नहीं देती तो हमारे मुल्क की ये हालात है। देखिए, एक मुल्क पैसों के बगैर चल ही नहीं सकता। आप IMF के पास जाते हैं, बार बार कर्ज़े लेते हैं, आप लोगों से कर्ज़े ले रहे होते हैं टी बिल्स की सूरत में, आप बैंक से कर्ज़े ले रहे होते हैं। कर्ज़ों के अंदर आप इसीलिए हैं क्योंकि एक इकोनॉमिक्स की ज़बान में एक वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट। आपके अखराजात ज़्यादा हैं, आपकी मुल्क की इनकम कम है, तो वो कर्ज़ा लेके पूरा करेगी अखराजात को। हम बार बार IMF के पास जाते हैं, बोलते हैं हमें बेल आउट दो, क्यों? क्योंकि हमारे अखराजात इतने ज़्यादा हैं। और अखराजात ऐसे नहीं है कि हम लेविश लाइफस्टाइल्स पे खर्च कर रहे हैं या किसी ऐसे ही खर्च कर रहे हैं, हम पैसे ज़ाया कर रहे हैं। हम लोग बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर खर्च कर रहे हैं और उसके लिए भी हमारे पास पैसे पूरे नहीं होते खर्च करने के। हम एज ए कंट्री है पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें अपना फिस्कल डेफिसिट को कवर करना चाहिए, और उस फिस्कल डेफिसिट को कवर करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है टैक्स रेवेन्यू। उस टैक्स रेवेन्यू जब पूरा आएगा तो हमारे मुल्क का फिस्कल डेफिसिट भी कवर होगा, हम इस परपेचुअल साइकिल ऑफ डेट से भी निकलेंगे जिसको हम डेट ट्रैप भी कहते हैं, और ये मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। अच्छा, नहीं, मैं बात अगेन आपने जैसे मैं आपकी बात रिपीट करूँगा कि मैं बीइंग ए कॉमन मैन शायद इतनी सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो सोची जा सकती हैं, ठीक है, बट शायद ना सोचूं। एक आम आदमी हूँ मैं, मुझे यहाँ पे तालीम नहीं मिल रही। मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने या मुझे प्राइवेट स्कूल्स में जाना है, यूनिवर्सिटी अगर मेरे पास पैसे होंगे तभी जा सकूँगा। ठीक है, मुझे इलाज स्टेट नहीं दे रही, मुझे रोड्स अच्छी नहीं मिल रही, मुझे कोई इदारा विदाउट करप्शन काम नहीं करके दे रहा, तो मुझे टैक्स क्यों, मैं क्यों टैक्स दूँ? देखिए वही परपेचुअल साइकिल है कि अंडा पहले आई या मुर्गी पहले आई। हम कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम सर्विसेज किस तरह, हम यानी दी गवर्नमेंट, हमारे पास क्योंकि इतना बजट ही नहीं है तो हम इतनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करें। आप कहते हैं यानी आवाम जो है वो कहती है कि आप हमें सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे तो हम कैसे करें। तो हमें एक मिडिल पॉइंट पे आना पड़ेगा कि यार थोड़ी बहुत सर्विसेज हम भी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, आप भी थोड़ा बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा दें, क्योंकि ये मुल्क आपका और हमारा नहीं है, ये मुल्क हम सबका है और हम सबको इस मुल्क के अंदर रहना है। अच्छा, जो मेजॉरिटी टैक्स का रेवेन्यू है हम कलेक्शन करते हैं वो कहाँ पे यूटिलाइज होता है? अवाम भी, ये सवाल अवाम का रहता है, मैं अवाम के बिहाफ पे आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि टैक्स हमने दे दिया, जितने लोगों ने भी दिया, ज़्यादा ने दिया, कम ने दिया, जो भी दिया, वो यूज़ कहाँ पे हो रहा है? कोई सेक्टर हमारा वो तरक्की नहीं कर रहा।
तो आखिर जा कहाँ रहा है ये टैक्स? देखिए, एफबीआर जो टैक्स कलेक्ट करती है वो जाता है एक नेशनल डिविजिबल पूल के अंदर। उस नेशनल डिविजिबल पूल से वो कुछ पैसे रखती है फेडरल गवर्नमेंट अपने पास, और कुछ पैसे वो देती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। 18वीं तरमीम के बाद ये मैट्रिक इस तरह डिवाइस हुआ कि अगर 100 रुपये पूरा मुल्क इकट्ठा कर रहा है या एफबीआर इकट्ठा कर रही है, उसमें 57.5% सूबों के पास जा रहा है और 47.5% फेडरल गवर्नमेंट रख रही है। फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात में आपको 4 मोटे मोटे एक्सपेंडिचर्स बता दूं। एक है डेट रीपेमेंट, जिसको पीएसडीपी कहते हैं, लोन दे दिया वापसी जो हमने लिया था, कर्जा चुकाना, कर्जे पे सूद देना। सेकंड, डिफेंस एक्सपेंडिचर। थर्ड इज़ गवर्नमेंट के डे टू डे एक्सपेंडिचर्स, जैसे ब्यूरोक्रेसी को सैलरीज देना। फिर जो डे टू डे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, वो चौथा होता है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी जो फेडरल इलाकों में जो डेवलपमेंट हो रही है, गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, उन चीज़ों को सपोर्ट करना। ये सारा एक गवर्नमेंट ने करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने करना है 47.5% बजट से, आफ्टर द एनएफसी, आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 57.5% बजट रखती हैं, यानी वो 57.5% भी डिवाइड होता है, एनएफसी के तहत सूबों को जाता है। बलूचिस्तान का जो शेयर है 9.09% है, पंजाब का सबसे ज़्यादा है, उससे कम सिंध का है, उससे कम केपी का है। तो इस तरह एक फार्मूला डिवाइस हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उस कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूले के तहत गवर्नमेंट पैसे देती है, फेडरल गवर्नमेंट पैसे देती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका हिसाब तो मैंने आपको दे दिया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो पैसे होते हैं वो बाकी सब्जेक्ट्स को डील करती है, जो फेडरल कंकरेंट लिस्ट के अंदर नहीं आते 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन और फिशरीज, वर्क्स, ये सारे प्रोविंशियल डोमेन है। रोड्स बनाना शहरों के अंदर, ये सारे प्रोविंशियल डोमेन है। तो जो आपका प्रोविंसेस का शेयर है उसमें फेडरल कुछ नहीं कर सकता, यानी फेडरल कम भी नहीं कर सकता, उसको ज़्यादा कर सकता है, कम नहीं कर सकता। और जो फेडरल का शेयर है उसमें प्रोविंसेस कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो जो सारा टैक्स रेवेन्यू है इस तरह हम डिवाइड होता है और इस तरह ये इन्वेस्ट होता है। व्हाट अबाउट फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट्स, जो कि एक्सपेंडिचर्स हम कर रहे होते हैं, हमसे मुराद गवर्नमेंट, उसमें मिसमैनेजमेंट भी हम काफ़ी देखने को मिलती है हमें। और आवाम का एक शिकायत ये रहती है कि शायद जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनकी इमारात पे, प्रोटोकॉल्स पे, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसा, जो आवाम का पैसा है, वो यूटिलाइज़ होता है और शायद नहीं होना चाहिए, और उसे बचा के किसी और सेक्टर पे अच्छे से इन्वेस्ट उसको करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई में कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या जस्ट आवाम की एक बात है? चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताएं, अगर एफबीआर के पास फील्ड प्रेजेंस है, आपने कितने बार एफबीआर के लोगों को देखा है फील्ड के ऊपर, कितना देखा है, ऑनेस्टली बताइएगा? नहीं, मैंने कभी छापा पढ़ते हुए कभी देखा हो तो देखा हो, उसके अलावा वेरी रेयरली। और इस वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है? पैसे नहीं है हमारे पास। तो जब तक आप एक ऑफिसर को एम्पावर नहीं करेंगे कि वो फील्ड पे जाए, उसको आप सिक्योरिटी नहीं देंगे कि यार कल तुम्हें उठा के कोई मार नहीं सकता, उसको आप गाड़ी और फ्यूल नहीं देंगे कि वो फील्ड पे जाए, क्योंकि अपनी गाड़ी पे तो नहीं जाएगा, अपनी जेब से तो वो तनख्वाह से पेट्रोल नहीं डालेगा, क्योंकि तनख्वाह हमारी कम है, तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सो दिस थिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये जो प्रोटोकॉल आप कहते हैं ये एक लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है एक ऑफिसर की, कि क्योंकि कल वो बंदा जाएगा, स्टेट के लिए वो खड़ा है ना, स्टेट को सर्व कर रहा है, ख़ुद को तो नहीं सर्व कर रहा। तो एक बंदा जो है स्टेट को सर्व कर रहा है और ख़ुद को सर्व नहीं कर रहा, तो उस बंदे की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी स्टेट की है। और अगर उस बंदे के साथ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, जब तक आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड नहीं जाएंगे तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई सीरियस लेगा नहीं, और जब तक कोई सीरियस लेगा नहीं तो लॉज आप किस तरह इम्प्लीमेंट करोगे? तो आई थिंक फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, ये चीज़ ज़रूरी है। प्रोटोकॉल्स, गाड़ियाँ ज़रूरी हैं। अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी कि एफबीआर की गाड़ियाँ आ रही हैं, सब ने देखा था और सब ने शोर मचाया। क्या किसी ने ये चीज़ बोली कि एफबीआर को गाड़ियों की वाकई ज़रूरत है या नहीं है? मैं आज कहता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही एफबीआर को है, क्योंकि अगर आप एफबीआर को एम्पावर करेंगे, आपका ऑफिसर फील्ड के ऊपर जाएगा, तो वो मुल्क के लिए रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा करके लाएगा, और हम इन मसाइलों से निकलेंगे कि रोड नहीं बन रहा, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। पैसा होगा तो आवाम को फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, और उसके लिए आपको एक ऑफिसर को एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट यू थिंक समटाइम इट इज़ ओवरडन?
जितनी शायद ज़रूरत नहीं होती। शायद एक ऑफिसर को घर से ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से घर जाने के लिए मे बी उसकी सिक्योरिटी के लिए एक एहलकार काफ़ी हो, वहाँ पे 2 मोबाइल 4 मोबाइल पुलिस की यूटिलाइज करना, ठीक है। ऑब्वियसली फ्यूल्स एंड एवरीथिंग। सो डोंट यू थिंक कि समटाइम इट इज़ ओवरडन, जो कि एक मेजर कंपोनेंट हमारी कोलैप्स सिस्टम को कोलैप्स करने में है। और पॉलिटिशियंस को प्रोटोकॉल्स देना एंड ऑल, लिस्ट बहुत लंबी है। तो ओवरडन का क्या एलिमेंट है? चले मैं आपको इसका पार्ट्स में जवाब देता हूँ। पहले आते हैं ऑफिसर्स के ऊपर। प्रोटोकॉल घर से मेरे साथ तो 3 मोबाइल ही नहीं जाती, मेरे साथ एक चौकीदार भी नहीं जाता जब मैं घर से ऑफिस जाता हूँ या ऑफिस से घर जाता हूँ। लाइकवाइज ये अगर सिंध में है तो अगर आप एएसपी को देखेंगे तो उसके साथ भी मैक्सिमम एक मोबाइल होगी। क्यों? उसकी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। एक एएसपी इलाके का वो 10 लोगों के साथ जो है, 10 क्रिमिनल्स के साथ, 10 वो गैंग्स के साथ वो फड्डे ले चुका होता है, उनमें अरेस्ट करना होता है। तो उसकी सिक्योरिटी क्या ज़रूरी नहीं है स्टेट के लिए कि स्टेट के एक ऑफिसर जो है उसकी लाइफ अंडर थ्रेट है, क्योंकि एक एएसपी की लाइफ तो अंडर थ्रेट है, लेकिन एक ऑफिसर जिसकी नहीं है उसको तो मिली भी नहीं है। तो ये एक पब्लिक परसेप्शन है जो बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होता। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको नॉट अगर स्पेसिफाई ना भी करें तो एक असिस्टेंट कमिश्नर जो कि आरटीओ का होता है, उसे क्या प्रोटोकॉल्स, गाड़ी वगैरह मिलती है, नहीं मिलती है? अगर मिलती है तो कौन सी मिलती है? देखिए, गाड़ियाँ तो आई थी, जब मीडिया पे न्यूज़ आई थी तो सबने शोर मचाया और वो गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे भी नहीं पता। जो नीड ऑफ द आवर है। अगर हम फील्ड पे जाते हैं तो हमारे ऑफिस की कार्स हैं जो बहुत लिमिटेड है हमारे पास, ऑफिस के अंदर कम है क्योंकि हमें मिली भी नहीं है। तो हम जब जाते हैं रेड शेड के ऊपर या किसी फील्ड एक्टिविटी के ऊपर तो हम उस गाड़ी में जाते हैं जो एक गाड़ी ऑफिस के अंदर है। हम कुछ गार्ड्स वगैरह लेके जाते हैं जो हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही होता है, नथिंग वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, पर्सनल यूज़ के लिए कोई? कुछ भी नहीं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि एक आम आदमी अपनी डेली लाइफ में, जो कि बिजनेसमैन शायद नहीं भी है, या एक आम आदमी कॉमन मैन जो पे कर रहा होता है अपनी दानिस्त में या गैर दानिस्ता तौर पे, उसको पता होता है या नहीं पता होता, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो पे करता है कॉमनली? देखिए, हर बंदा एक टैक्स तो ज़रूर पे करता है, वो है सेल्स टैक्स। क्योंकि जो भी चीज़ आप ख़रीदते हैं उस पर टैक्स होता है, उसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स। जो तंबाकू नोशी करते हैं वो सिगरेट्स के ऊपर फेडरल एक्साइज पे करते हैं, तो वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो गया। और इनकम टैक्स आप में और गरीब आदमी किसी ना किसी मद में हम पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मोबाइल का लोड कराया, उसमें थोड़ा बहुत पोर्शन जो होता है विथहोल्डिंग इनकम टैक्स का होता है। आपने इंटरनेट लगाया हुआ है, उसमें विथहोल्डिंग इनकम टैक्स होता है। और जब आप प्रॉपर फाइल करते हैं, अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं, उसमें भी आप बताते हैं कि इतना आपका डिडक्ट हो चुका है, इतनी आपकी और लायबिलिटी बनती है। तो ये तीनों टैक्सेस जो हैं, जो वेरी कॉमन है, हर बंदा ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पे कर रहा होता है। अच्छा, मैं सेल्स टैक्स के रिलेटेड मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि हम इसका नाम देते हैं इसको सेल्स टैक्स, आपने भी कहा VAT सही है। होता है, बट इन जनरल टर्म हम इसे सेल्स टैक्स लेते हैं। जब सेल टैक्स है तो वो एंड कंज्यूमर को क्यों पे करने का कहा जाता है? क्यों नहीं वो जो सेल कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो चीज़ सेल कर रहा है, वही वो पे करे, और वो आगे उसको पास ऑन कैसे कर सकता है? बिकॉज वो तो फिर परचेजिंग टैक्स बन गया। देखें, सेल्स टैक्स पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है कि वो कंज्यूमर को पास ऑन होता है, क्योंकि कंज्यूमर कोई भी चीज़, एक चीज़ कंज्यूम करता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत टैक्स देता है। इसको हम सेल्स टैक्स या VAT कहते हैं दुनिया आम जबान के अंदर। प्रोड्यूसर वो एक चीज़ कंज्यूम नहीं कर रहा तो वो उसके ऊपर क्यों टैक्स है? टैक्स सेल टैक्स है। लेकिन वो तो उसके ऊपर जो कमा रहा है उसके ऊपर तो इनकम टैक्स की मद में टैक्स दे रहा है। So shouldn't we just change its name to sales to purchase tax? वही, आप उसको कुछ भी कहें, जैसे मैंने आपको कहा ना, पाकिस्तान में सेल्स टैक्स तो नहीं है, VAT है, उसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स है। कहीं तो कुछ भी, कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है। अच्छा, हम नॉर्मली बिजली के बिल्स को लेके बड़ा परेशान होते हैं कि जो बिजली के बिल की यूनिट की कीमत है वो शायद 10 रुपये 20 रुपये हो, बट वो अल्टीमेटली हमें 80 रुपये पे करने पड़ते। तो उस पर हम कौन कौन से टैक्सेस, अगर आप कुछ बता सकें हमें कि कौन कौन से टैक्स हम बिजली के बिल पे करते हैं? देखिए, बिजली के बिल आपको मैं बता दूं कि बिजली का बिल 20 रुपये उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। अगर मैं इस मुल्क की एवरेज निकालूं तो जो IPPs और RPP से आप लेते हैं, जो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज से आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज टू बी स्पेसिफिक, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल गैस, ऑयल, इससे जो आपके पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 45 to 65 रुपीज़। जो आप रिन्यूएबल सोर्सेज से कर रहे होते हैं, कोल से 5 रुपये, 3 रुपये से 5 रुपये पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है। जो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे होते हैं, 9 रुपये से 20 रुपये के बीच में कॉस्ट पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट।
और अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स K2 और K3 की बात जो करें तो उसमें आपकी इस वक्त जो कॉस्ट पड़ रही है तकरीबन 20 रुपये के अराउंड पड़ रही है, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन वो थोड़ी कम होती जाएगी। तो अगर हम इस पूरे मुल्क का, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो बिजली बनती है वो बनती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, नेमली ऑयल एंड गैस, मेजॉरिटी गैस से बनती है, और तकरीबन 50% के अराउंड गैस से बनती है, 10% के अराउंड ऑयल से बनती है। तो क्योंकि ऑयल और गैस महंगा है तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बिजली की वही महंगी पड़ती है। फिर उसके ऊपर अभी एक रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक सरचार्ज इंट्रोड्यूस किया था, PDL, जिसको हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी कहते हैं, गैस के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, वो सारा बिजली की कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे आई एम नॉट अवेयर कि उसके ऊपर टैक्स है, क्योंकि फाइनल बिजली के ऊपर तो है। तो इसके अलावा और कोई टैक्सेस नहीं होते, बस यही होते हैं? बिजली के ऊपर जो फॉर एग्जांपल वो सेल्स टैक्स होते हैं जो बिजली के बिल के साथ आ जाते हैं, वो उनके लिए होते हैं जो Tier 1 नहीं होते। लाइकवाइज एक विथहोल्डिंग इनकम टैक्स का पोर्शन होता है उनके लिए जो नॉन फाइलर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट को खुद टैक्स नहीं बताते, उनसे हम थोड़ा बहुत टैक्स बिजली के बिलों में ले लेते हैं। तो ये ऊपर के टैक्सेस होते हैं, लेकिन ये आप अवॉइड कर सकते हैं, इवेड नहीं अवॉइड कर सकते हैं बाय फाइलर बन के। बिल्कुल। अच्छा, बिजली के बिल से ही हमें कुछ टैक्स, मज़ीद ऐसे टैक्स मिलते हैं जो कि शायद गवर्नमेंट उनका नाम रखना ही भूल गई, जैसे कि फर्दर टैक्स और एडिशनल टैक्स। अब ये क्या चीज़ें हैं? देखिए, जब हम सेल्स टैक्स का कानून पढ़ेंगे उसके अंदर जो कानून है वो गवर्नमेंट को इख्तियार देता है कि वो फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर सकता है। एक्स्ट्रा भी है? एक्स्ट्रा टैक्स भी है। तो वो अगर आम ज़बान में बताऊं तो वो समझे सेल्स टैक्स ही है, जो आप 18% से ऊपर ले रहे होते हो बढ़ा के। स्टैंडर्ड रेट तो 18% है ना सेल्स टैक्स का। कुछ मेथड्स के जो आइटम्स का अलग है, एड्स के जो आइटम्स का अलग है, लेकिन ये समझिए गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है एज पर लॉ। सेल्स टैक्स ही है लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ सेल्स टैक्स। कभी थोड़ा सेल्स टैक्स इम्पोज कर दिया, थोड़ा एडिशनल, थोड़ा एक्स्ट्रा, तो मतलब वो सेल्स टैक्स ही है, सुपर एक्स्ट्रा हो गया। बस आप समझे सेल्स टैक्स इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है। अच्छा, अगर कोई इवेट करता है, एक तो अवॉइडेंस टैक्स की, वो तो लीगल है, टैक्स इवेट करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसके लिए हो सकते हैं और आप लोग उसको कैसे डील करते हैं? फॉर एग्जांपल, कोई अगर बिजनेस ओनर है आपके एरिया में, वो टैक्स नहीं दे रहा, उसको इवेट कर रहा है, आप कैसे उसको डील करते हैं? देखें, डिपेंड करता है किस नौयत की इवेशन कर रहा है। अगर कम नौयत की इवेशन कर रहा है तो हम उससे टैक्स ले लेते हैं, प्लस पेनल्टी शेनल्टी और डिफ़ॉल्ट से चार्ज भी लगा देते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, चोरी कर रहा है टैक्स की, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स की धड़ाधड़ चोरी कर रहा है, तो हमें सेल्स टैक्स एक्ट एम्पावर करता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत हम उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं और उसका कोर्ट में ट्रायल भी कर सकते हैं और उसको जेल भी हो सकती है। तो कितनी सज़ा उसकी है मैक्सिमम? देखें, वो डिपेंड करता है उसको कितनी नौयत की उसने चोरी की है। अगर उसने बहुत ज़्यादा, जैसे अभी तकरीबन बिलियंस का केस आया था, तो वो तो आई थिंक कोर्ट फैसला करेगी। हम तो इस चीज़ पे फैसला नहीं करते, हम तो उस पर केस पुट फॉरवर्ड करते हैं। और उसको जेल भी हो गई थी। RTO 1 का बहुत मशहूर केस है ये, बिलियंस की जो सेल्स टैक्स फ्रॉड हमने पकड़ा था। बिलियंस, व्हाट इज दैट? बिलियंस ऑफ रुपीज़ का उसने अच्छा, गवर्नमेंट billions of एक्सचेकर rupees। से चोरी की थी बेसिकली। अच्छा, नेक्स्ट कमिंग टू CSS, आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की CSS की, और कहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज आपने यूज़ किए उसके लिए? देखें, इस वक्त सबसे बेस्ट रिसोर्स है आपका इंटरनेट, और आई थिंक एक इंटरनेट वाइड रिसोर्स थी जो मेरे सबसे ज़्यादा काम आई और जो मैंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की। किताबें की जो ट्रेडिशनल कहते हैं ये किताब ले लिया उर्दू बाज़ार से, वो भी की, लेकिन इंटरनेट का ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बिकॉज CSS जो है ना एग्ज़ाम, वो आपसे ये तो शायद ना पूछे कि कल क्या हुआ था या 5 साल बाद क्या हुआ था, लेकिन वो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि आप जो इंसिडेंट हुआ था उसको आप एनालाइज करें। तो वो एनालाइज करने के लिए आपको करंट सिचुएशन मालूम होना बहुत लाजमी है, दुनिया में जो चल रहा है बहुत लाजमी है। किताबों में तो ये चीज़ें नहीं लिखी होती, लेकिन ये चीज़ इंटरनेट पे ज़रूर होती है। देन सेकेंडली गाइडेंस, जो आई थिंक एक CSS का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। किस तरह पेपर वर्ड्स यूज़ करते हैं कैंडिडेट्स, क्रैक करना है, वो आपको वही बता सकता है जो इस एक्सपीरियंस के थ्रू गुजर चुका हो। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं एग्जामिनर की, जैसे CIs के भी आप एग्ज़ाम दे दें या बोर्ड के, उसमें भी एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइकवाइज CSS की एग्जामिनर की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको पूरा करना लाजमी होता ये है। गाइडलाइंस दी गई होती हैं या ये आप लेते हैं उन लोगों से जो अनऑफिशियल हैं या ऑफिशियल हैं? अनऑफिशियल। अनऑफिशियल। Yes. अच्छा, इसमें हमने अक्सर देखा है कि जो भी CSS एस्पेरेंट्स होते हैं वो न्यूज़पेपर को और ख़ासकर ऑडिटोरियल्स वाले सेक्शन को बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे होते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग अ CSS पेपर, कि आपका एनालिसिस पार्ट स्ट्रॉन्ग हो। आप, हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हम लोग रट्टे पे रिलाई करते आ रहे हैं
कि जो क्लास में पढ़ा वही हम पेपरों में छाप कर आ गए और अच्छे ग्रेड्स आ गए। एनालिसिस में हमारा फोकस नहीं होता। एनालिसिस किस तरह डेवलप हो, जब आप मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स सुनते हैं, मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं, तो एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वो कोई न्यूज़ नहीं होती, वो बेसिकली ओपिनियंस और एनालिसिस वगैरह होता है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं लोगों की। तो आपका वो पढ़ के तो आपके पास नॉलेज आती है, दूसरा आपका आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना आता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीएसएस के पेपर के एग्ज़ाम के लिए। तो कैसे वो न्यूज़पेपर, किस तरह से आपने, कैसे वो पढ़ते थे या किस तरह से पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं तो बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से नहीं जाता, बड़े मॉडर्न तरीके से जाता हूँ। एक होता है ना रोज़ अखबार लगा के, डॉन लगा के बैठे हुए हैं। अब हम तो जनरेशन हुई है जो सारा दिन इंस्टाग्राम पे रीलें देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। काफ़ी सब्सक्राइब किए हुए, सारे ही किए हुए, न्यूज़ आती रहती हैं। हमारे कैसे करते? हम तो हैं ही फ़ोन के शौकीन। तो मुझे पता है भाई मैं अखबार नहीं पढ़ सकता, तो भाई मैं क्यों पढ़ूँ, अखबार को मैं फ़ोन में पढ़ लेता हूँ। डॉन की ऐप डाल दी, अल जज़ीरा की ऐप डाल दी, एक एप्लीकेशन है कॉश, वो डाल दी, उस पर ही सारा दिन में बैठ के स्क्रॉल करता रहता था। सुबह उठता था, चाय पीते हुए स्क्रॉल करते गए, रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम रील्स की जगह ये चीज़ें देखते गए। तो टाइम तो मैं वही दे रहा हूँ जो मैं अखबार को दे रहा था, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से। बट उसको कुछ लोग वोकेबलरी के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, अंडरलाइन करके वर्ड्स लिखे एंड देन उनको रिमेंबर किया। तो अब वोकेबलरी आप कहाँ से आप उसको लेते थे, और वोकेबलरी कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है? देखिए, वोकेबलरी एक होता है ना, एक सीएसएस का कॉन्सेप्ट होता है कि आप फ्लेवरी लैंग्वेज और डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो आप टॉप करेंगे। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को मरवाता है। कीप इट सिंपल, कीप इट ईजी। यस, वोकेबलरी पोर्शन होता है, लेकिन वो सिर्फ एक पेपर में होता है, जो आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं इंग्लिश प्रेसिडेंट कॉम्प्रीहेंशन में, और जो आपके 10 मार्क के सवालात होते हैं पेपर के अंदर। यानी जो टोटल 1200 मार्क्स होता है सीएसएस, उसमें सिर्फ 30 मार्क का कंपोनेंट वोकेबलरी होता है। तो यार आप उसको इंपॉर्टेंस भी 30 मार्क वाली दो, आप 1200 मार्क वाली क्यों दे रहे हो पूरा इंपॉर्टेंस? दिन आप वही करते रहते हो, तो obviously time बेवकूफ़ी। तो इसमें कौन कौन से पैटर्न क्या होता है एग्जाम का? आप मैं एक्सपेक्टेशन मेरी ये है इस क्वेश्चन के आपसे कि फॉर एग्जांपल अभी न्यू बंदा है जिसने बस ठीक अभी है। सोचा है कि उसने सीएसएस करना है, उसे नहीं पता कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से पैटर्न्स हैं, क्या ऑप्शनल्स हैं और क्या कंपलसरी हैं, उसको आप अगर गाइड करेंगे तो किस तरह से आप उसको गाइड करेंगे? देखिए, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं अगर इसको कंसाइज करूँ, सबसे पहले आपने सिलेबस खोल के देखना है। उसमें आपको पता चलेगा 600 मार्क कंपलसरी के हैं, 600 मार्क ऑप्शनल के हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस वहीं लिखा हुआ है, सिलेबस के अंदर एक ही पीडीएफ है जिसमें सब कुछ मौजूद है। ऑप्शनल्स आपने अपनी मर्जी से चूज़ करने हैं। 3 चीज़ें आपने देखनी हैं ऑप्शनल्स चूज़ करते वक्त। नंबर 1 योर डिग्री, नंबर 2 योर इंटरेस्ट, एंड नंबर 3 द स्कोरिंग ट्रेंड जो सब्जेक्ट का चलता आ रहा है। पहली प्रेफरेंस आपने देनी है अपनी डिग्री को। फॉर एग्जाम्पल माई बैचलर्स वॉज इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो मेरा जो 200 मार्क के सब्जेक्ट थे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस था। सेकंड, इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट था क्रिमिनल लॉ में, तो मैंने सब्जेक्ट उठाया क्रिमिनोलॉजी। और तीसरा, स्कोरिंग ट्रेंड, मैंने वो भी देखना था। ऑफ कोर्स यार, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, वो तो नहीं उठा सकते हम, रिस्की होते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आराम से मार्क्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंडर स्टडीज़ बहुत अच्छे मार्क्स देता है, डिसेंट स्कोर देता है, फेल नहीं होते उसमें। तो आप ये 3 चीज़ें देखें, आप सिलेबस खोल के देखें कि आप ऑप्शनल्स कौन कौन से उठा सकते हैं। इन 3 चीज़ों को कंसिडर करके आप फिर अपने ऑप्शनल सेलेक्ट करें और हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल गाइडेंस दें उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से कि ये कैसे पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़, अब 2 चीज़ें मैं एक ही क्वेश्चन में आपसे बेसिकली पूछूंगा। एक तो ये कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है फॉर प्रिपरेशन, आपने कितना टाइम लिया और इन जनरल कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है नॉर्मली, एक। एंड सेकंड, ये चीज़ कही जाती है कि सीएसएस वही लोग पास करते हैं, वही लोग उसको क्रैक कर पाते हैं जिनकी स्कूलिंग बैकग्राउंड अच्छा है, एलीट्स हैं। एक टर्म यूज़ की जाती है कि सिर्फ एलीट्स के लिए एक एग्ज़ाम बनाया गया है, बस वही लोग इसे पास कर सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? स्कूलिंग बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या सिर्फ एलीट ही पास कर सकते हैं या आम आदमी भी पास कर सकते हैं इसे? सॉरी, आपका पहले सवाल क्या था? कितना टाइम रिक्वायर्ड है? जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरह लेके चल रहे हैं, किस तरह आप स्टडी करते हैं, और आपकी अपनी मेंटल कैपेसिटी कितना आपको अलाउ करती है। मैंने पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस इस तरह था कि मैं हार्ड स्टडी नहीं करता था, वो मेरे रट्टे मुझसे नहीं लगते। तो हम करते थे स्मार्ट स्टडी, कि कौन सा सवाल आ सकता है, कौन सा ज़्यादा चांसेस हैं आने के, कौन से कम आने के। फिर अगेन, जैसे मैंने आपको बात की कि अगर जब वोकेबलरी 30 मार्क की है तो मैं उसको 1200 वाला टाइम क्यों दूँ, मैं उसको सिर्फ 30 मार्क का टाइम दूंगा।
तो इस तरह स्मार्ट स्टडी करके मुझे तकरीबन 6 महीने लगे थे CSS की तैयारी करते हुए। और ऑफ कोर्स 100% तैयारी करना CSS की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप 60% 70% प्रिपेयर करते हो, क्योंकि 7 सवाल होते हैं, 7 में से आपको 4 अटैम्प्ट करने आते हैं, तो आपको चांस लेना पड़ता है। फिर अगेन मेरी क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा था, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई CSS की तैयारी करते हुए जितना उमूमी तौर पे लोगों को होती है। आपकी ये बात बिल्कुल सच है कि स्कूलिंग का बहुत इम्पैक्ट है आपकी CSS की प्रिपरेशन के ऊपर। लेकिन कहते हैं कि सिर्फ स्कूलिंग का इम्पैक्ट जो है ना, वो दैट्स नॉट इनफ। आई थिंक हार्ड वर्क, लक एंड पेशेंस एंड द फोर्थ इज परसिवियरेंस, ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसिवेरेंस समझा भी दें मेरे व्यूअर्स के लिए। आम जबान में जदोजहद, कि आप एक चीज़ की जदोजहद कंटिन्यू रखें कि करना है करना है करना है करना है करना है, तो इवेंचुअली हो जाता है। मेरे दोस्त हैं सारे IB के नहीं पढ़े हुए, सारे बाहर से नहीं पढ़ के आए हुए, कुछ सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के पढ़े हुए, कुछ आर्ट्स का बैकग्राउंड है, कुछ डॉक्टर्स हैं। काफ़ी मेरे बैचमेट्स मुझसे ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, काफ़ी शायद इतने ब्रिलियंट ना हो, पर उन्होंने भी पास किया और उन्होंने भी पास किया। मेरा एक दोस्त है बैचमेट, वो एक थर से, ही इज़ फ्रॉम हिंदूज़ की एक कास्ट होती है मेंगवार, उस कास्ट से। तो मतलब आप, उसने भी पास किए। 2 हैं, एक थोड़ी है मेरे दोस्त, 2 ऐसे दोस्त हैं जो मेंगवार कास्ट से आते हैं, उन्होंने भी तो पास किया, उन्होंने भी मेहनत की। तो दे आर अ लाइव एग्जाम्पल कि CSS इज़ नॉट अबाउट जस्ट वेरी गुड स्कूलिंग, इट्स अबाउट हार्ड वर्क, परसिवियरेंस एंड गुड लक। अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ राइटिंग। जब ऑब्वियसली आपने CSS के एग्जाम्स में लिखना है, उसके लिए आपको स्पीड भी चाहिए एंड आपको वो माइंड उस तरह से वर्क भी करना चाहिए। तो आप कुछ राइटिंग टिप्स दें, किस तरह से राइटिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, बिकॉज लिमिटेड टाइम होता है एंड आपने उसमें सारी चीज़ कंप्लीट करनी होती है। तो क्या स्ट्रेटेजीज जो हैं वो आप यूज़ करते रहें? देखिए, ब्रूस ली का एक बड़ा मशहूर कोट है कि आई डू नॉट फेयर अ मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1000 किक्स, बट आई फेयर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1 किक 1000 टाइम्स। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही वही है। जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे और उसकी आप इवेल्युएशन करवाओगे, चेक कराओगे उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से, वो आप उतने ही बेहतर होगे। वो आपको बताएगा किस तरह बेहतरी लानी है इसमें। फिर आप जब इतने ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट कर लेते हो, तो आपका माइंड उस तरह एनालाइज चीज़ों को करना शुरू हो जाता है, आपको समझ आ जाती है कि CSS में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, फिर आप पढ़ते भी उसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो सिर्फ पढ़ता है, पढ़ रहा है और पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहा। एक बंदा है जो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है और साथ पढ़ भी रहा है। तो आई थिंक जो प्रैक्टिस कर रहा है, द चांसेस ऑफ हिम क्वालिफाइंग आर मोर देन जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा और सिर्फ पढ़ रहा है। मेरा भी शायद CSS इसीलिए पास हुआ, जो मैं क्रेडिट अपने दोस्त को दूंगा कि उसने मुझे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाई। क्वेश्चन भेजता था, यार लिख के दो, इसका जवाब मुझे चाहिए, आज रात तक मुझे इसका जवाब चाहिए, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके तो सोने नहीं दूंगा। तो इस तरह के आपके दोस्त हों जो आपको प्रैक्टिस करवाएं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कितने, कोई स्ट्रेटेजी थी आपकी प्रैक्टिस की, या इन जनरल आप बस करते रहते थे, लिखते देखिए, रहते थे? पहले तो मैंने नॉलेज पैटर्न गेन था की, सेट? पहले तो मैंने नॉलेज गेन की, फिर मैंने सीखा कि क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करना है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उस क्वेश्चन के। फिर मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके चेक करवाया, एवेल्युएशन करवाई उससे जो पहले स्टेज से गुजर चुके हैं, उनका फीडबैक मिला, उस फीडबैक को मैंने इनकॉर्पोरेट किया, दोबारा लिखा, फिर दोबारा चेक करवाता गया। तो इस तरह ओपिनियंस क्योंकि आते गए, तो इस तरह मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, एग्ज़ाम पास करने के बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है इंटरव्यूज़। तो बेसिकली इंटरव्यूज़ कैसा होता है? आपने ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किया हुआ है वो चीज़। तो क्या पूछा जाता है उस इंटरव्यू में, किस तरह से उसको कंडक्ट किया जाता है और उसमें क्या आप में इवेलुएट किया जाता है? हम मॉक इंटरव्यूज़ जो यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल होते हैं हम देखते हैं, उसमें काफ़ी आड़े टेढ़े क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ऐसे जिनका कोई मकसद नहीं होता। क्या रियल में भी वैसे पूछे जाते हैं या वो कुछ डिफरेंट होता है? देखिए, इंटरव्यू आपका किस तरह होता है ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर और उस पैनल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जो लास्ट ईयर इंटरव्यूज़ हुए थे देवर मोर ओपिनियन बेस्ड, जो मेरे ईयर में हुए थे देवर मोर नॉलेज बेस्ड। तो ये वो क्राइटेरिया है जो चेंज होता रहता है फ्रीक्वेंटली, कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं होता। जो पैनल होता है वो डिसाइड करता है और वो हमें तभी पता चलता है जब रिजल्ट आता है। कितना टफ होता है और इसकी कितनी बेयरिंग होती है आपकी सिलेक्शन पे? आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन मेरा CSS का इंटरव्यू था। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सिलेक्शन पे, आपके ऑक्यूपेशनल ग्रुप पे आपका इंटरव्यू होता है और उसको आप किस तरह काउंटर करते हैं, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर ऑन द डे एंड हाउ यू परफॉर्म ऑन द डे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वन शुड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू?
इंटरव्यू के लिए 3 चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए. नंबर 1 इज़ नॉलेज, नंबर 2 इज़ आर्टिकुलेशन, एंड नंबर 3 इज़ ग्रूमिंग. ग्रूमिंग इन योर ड्रेसिंग, हाउ यू मेंटेन योरसेल्फ, आपका हेयर कट किस तरीके का है. इन 3 चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा. अगर आप नहीं करेंगे, तीनों में से एक भी चीज़ मिसिंग हुई, तो शायद आपका या तो इंटरव्यू पास ना हो या तो आपको अच्छा ऑक्यूपेशनल ग्रुप ना मिले. यहाँ पे आपने मेंशन किया ग्रूमिंग के बारे में. सो डू यू रियली थिंक कि ये चीज़ मैटर करनी चाहिए कि बंदे की हेयर ड्रेसिंग कैसी है, वो कपड़े कैसे पहन के है. मे बी कोई ऐसा बैकग्राउंड हो जहाँ पे उसने कभी उस तरह का इन्वायरमेंट ना देखा हो. सो हमें मोर सब्सटेंस बेस्ड या एक्सपीरियंस बेस्ड लोगों को जज करना चाहिए, या बेस्ड ऑन दैट कि वो दिखता कैसा है, वो शूज़ कैसे पहने हुए हैं, वो हेयर कट उसका कैसा है. आई थिंक एक बंदे के बारे में जो सबसे पहली चीज़ उसके बारे में बताती है वो है हिज अपीयरेंस, हिज और हर अपीयरेंस. वो खुद को किस तरह कंडक्ट करते हैं, कितनी सफाई रखते हैं, और उनके दिमाग किस तरह चलता है. अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. एक पढ़ा लिखा आदमी कभी आपको जो है गंदे कपड़े पहनते हुए नहीं दिखेगा, गंदे जूते नहीं होंगे उसके, हमेशा साफ़ सुथरे होंगे. लाइकवाइज एक जो अगर आप रोड से किसी को रैंडमली उठा दें, जो बेगर शेगर्स होते हैं, वो कभी आपको सूट्स वगैरह में नहीं दिखेंगे. तो आपका पता ही सबसे पहले आपके अपीयरेंस से चलता है, एंड दैट इज़ नेचुरली द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ जजिंग अ पर्सन. अच्छा, जब इंटरव्यू हो रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि इंसान को सारी चीज़ें पता हों. फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, बेसिकली आपको नहीं पता, आपको कोई क्लू नहीं है उसके बारे में. सो हाउ यू शुड आंसर दैट, या हाउ यू शुड टैकल दैट क्वेश्चन. यार आपने तो मुझे मेरे इंटरव्यू की याद दिला दी. देखिए वो सामने जो बैठा है वो बेवकूफ़ नहीं है. उसका जितनी आपकी उम्र है उससे ज़्यादा उसका सर्विस के अंदर तजुर्बा है. तो ज़्यादा घुमाना नहीं है, आए बाएँ शाई नहीं करना. कीप योर आंसर टू द पॉइंट. आपको नहीं आता, आप बोलें सर आई डो नॉट नो द आंसर ऑफ दिस. आपको 10 कंसेक्यूटिव सवालों को जवाब नहीं आता, आप मासरत कर लें उनसे कि नहीं आता मुझे. लेकिन आए बाएँ शाई नहीं करें, घुमाए फिराएं नहीं उनको. वो बंदा बेवकूफ़ नहीं है, उसका तजुर्बा इतना है कि वो आप जैसे लोगों से रोज़ डील कर चुका है अपनी सर्विस में. तो वो सिर्फ ये देखना चाह रहे होते हैं कि हाउ यू आंसर दैट सब्सटेंस भी देखा जाता है, या सिर्फ ये देखा जाता है कि आप उसको डील कैसे करते हैं. दोनों. ये सारी चीज़ें सिलेबस रिलेटेड एंड पैटर्न, ऑल दीज थिंग, ये तो हमें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी इनकी वीडियोस हमें अवेलेबल भी हैं. एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी वो है सिविल सर्विसेज एकेडमी. सो हाउ इज़ लाइफ इन सिविल सर्विस एकेडमी. वो क्या लाइफ होती है, अब क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं उसमें आपके. आप गेस करें किस तरह की लाइफ होगी. मेरे गैस के मुताबिक तो जो स्टोरीज वगैरह दिख, मैं कभी गया तो नहीं ऑब्वियसली, बट पढ़ना भी होता है ऑब्वियसली उसमें, लोगों से इंटरेक्शंस एंड पार्टी सीन भी होता होगा. देखें मेरे हिसाब से जो मेरी ज़िंदगी के सबसे 6 मुश्किल महीने सिविल सर्विस एकेडमी में गुजरे, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है ना आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है. हाउ यू थिंक ऑफ थिंग्स, हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ एज एन ऑफिसर, आपकी ग्रूमिंग किस तरह की हुई हुई है, खाने के और ड्रेसिंग के एटिकेट से लेकर बोलने के अंदाज तक आपको उस सिविल सर्विस एकेडमी के अंदर सिखाया जाता है. डिसिप्लिन आपको सिखाया जाता है, आपको रहम दिली सिखाया जाता है, आवाम को सर्व करने का जज्बा सिखाया जाता है. तो वो 6 महीने ऐसे होते हैं कि आपको एक बंदे को पूरा ग्रूम करना फ्रॉम जस्ट अ पर्सन टू एन ऑफिसर टू अ ब्यूरोक्रेट, वो उस 6 महीने में हो रहा होता है. तो ऑफकोर्स मुश्किल तो होती है. तो उस सिविल सर्विस एकेडमी जो है हमारे पास लाहौर में है, बिल्कुल एक ही है. सो बिल्कुल. व्हाई ओनली इन लाहौर, नॉट इन कराची, इस्लामाबाद. इसकी देखिए क्या कोई पॉलिसी है या जस्ट इट इज़. देखिए ये सिविल सर्विस एकेडमी तो बहुत पुरानी बनी हुई है, और शुरू पहले भी लाहौर में होती थी. फिर उसके बाद जो न्यू सिविल सर्विस एकेडमी बनी वो भी लाहौर में थी, क्योंकि ट्रेडिशनली हमेशा से यहीं पर रही है. दूसरी क्यों नहीं बनती, सवाल ही आता है. अब जो नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कितने होते हैं एक बैच में, 200 से लेकर 300 तक. तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता कि 5 जगह ट्रेनिंग कराई जाए, और फिर सबको साथ रखना भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज. फॉर एग्जांपल मैं अगर रेड पे जाता हूँ और मुझे पुलिस चाहिए, तो मेरे अगर कोई बैचमेट पोस्टेड होगा पुलिस के अंदर और मेरी उससे दोस्ती होगी सिविल सर्विस एकेडमी के थ्रू, तो तभी तो मुझे सिक्योरिटी आराम से मिलेगी मुझे ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए. वरना तो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा लंबे, आप उसी में ही फंसते रह जाओगे. यानी ये भी एक एफिशिएंसी का मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. और आई थिंक कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दुनिया में
जो कनेक्शंस की इंपॉर्टेंस है वो दुनिया में ही ज़्यादा है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। अच्छा, जब आप सिविल सर्विस एकेडमी में होते हैं तो हम्म। आपकी कम्युनिटी भी बिल्ड होती है क्या? आपके सिर्फ आपके ही जो बैच के या आपके जो ग्रुप के लोग होते हैं उनसे आपकी इंटरेक्शन होती है, ये ऑल ओवर दूसरी सर्विसेज, और किस तरह से कम्युनिटी आप बिल्ड करते हैं? ऑल ओवर पाकिस्तान होती है, विद इन प्रोवेंसेज होती हैं, कैसे कैसे कम्युनिटी बिल्ड होती है? सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर मुख्तलिफ सूबों से लोग आते हैं जिनका मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स होते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें होती हैं, कल्चर्स होते हैं, और मुख्तलिफ ऑक्यूपेशनल सर्विसेज में उनकी इनरोलमेंट हुई भी होती है। तो जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आप बहुत ही डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं, दैट इज़ कल्चरल लर्निंग, कि दूसरे कल्चर्स को समझते हैं, सीखते हैं, और उनके डायनेमिक्स आपको पता चलते हैं। सेकेंडली, आपके जो कनेक्शंस होते हैं जो आपकी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आपके वहाँ पे बनते हैं। तीसरा, आपके पूरे मुल्क के अंदर आपके ऐसे कनेक्शंस बनते हैं कि आपको कोई सरकारी काम हो पूरे मुल्क के अंदर, ताकि वो काम जल्दी हो जाए, एक्सपेडाइट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा लाइसेंस मुख्तलिफ शहरों से रहता है, तो अगर हम उस बंदे को या उस बंदी को जानेंगे तभी तो वो लाइसेंस जल्दी होगा, वरना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा खतूत में। अच्छा, हाउ इज़ फर्स्ट डे? आपने सिविल सर्विस एकेडमी में अपनी गाड़ी से उतरे या बस से उतरे, वॉटएवर, स्टेप इन किया, देन उस फर्स्ट डे में आपने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, और आगे थ्रू आउट द टेन्योर आप क्या कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, किस तरह से क्लासेस होती हैं, क्या होता है? देखिए, पहले दिन तो जब हम सिविल सर्विस एकेडमी के गेट पे पहुंचते हैं तो कहते हैं यार ये तो ड्रीम कम ट्रू हो गई, यानी जो ख्वाबों में देखा था कि सिविल सर्विस एकेडमी में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, जाते हैं, सामान वगैरह रख के इंटरेक्शन होता है। सबसे पहले आपका इंटरेक्शन आपके अपने रूममेट से होता है, क्योंकि आपको रहना उसी के साथ होता है। फिर आपका दूसरे लोगों से इंटरेक्शन होता है, आपके जो ग्रुप के लोग होते हैं, ग्रुप यानी आपके एकेडमिक ग्रुप के लोग होते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है। कुछ दोस्त आपके पहले बन चुके होते हैं, आपका उनसे इंटरेक्शन होता है, मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन होता है आपका। फिर उसके बाद सीनियर से इंटरेक्शन होता है, जो सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर टीचर्स होते हैं या उसकी मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, उस सर्विस के अंदर होते हैं। फिर नेक्स्ट डे से आपकी क्लासेस वगैरह शुरू होती हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं जो हर डीजी अपने हिसाब से रखता है। मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, कोर्सेज होते हैं, एंड एक्टिविटीज़ प्लान्ड होती हैं, क्योंकि सिर्फ सिविल सर्विस एकेडमी पढ़ाई नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ें। स्पोर्ट्स भी आपको रोज़ करना है लाजमी, आपको फील्ड पे जाना है, गरीब के डायनेमिक्स भी समझने हैं, आपको अंदर दोस्तों के साथ इंजॉय भी करने, कल्चरल नाइट्स भी करवाने, इवेंट मैनेजमेंट भी सीखनी है, साथ साथ आपने इकोनॉमिक्स भी सीखनी है, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट भी सीखनी है, और लॉज भी सीखने। तो क्या सब लोगों के सब्जेक्ट्स सेम होते हैं, या सब लोग सेम क्लासेस में बैठते हैं, सेम सब्जेक्ट्स, या हर बंदे की स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के हिसाब से भी क्लासेस होती हैं? देखिए, सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर इसको हम कहते हैं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये सारे ग्रुप्स और हब का कॉमन होता है बेसिकली। फिर उसके बाद CTP के बाद होता है हमारा STP, यानी हर ऑक्यूपेशनल ग्रुप अपने अपने ग्रुप की चीज़ें पढ़ा रहा होता है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। बिल्कुल। तो CSA इज़ अबाउट कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि वहाँ पे सबकी सेम पढ़ाई होती है, सेम ट्रेनिंग होती है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, ये टैक्सेशन पॉलिसीज हैं पाकिस्तान की, बनाता कौन है? देखें, टैक्सेशन पॉलिसीज़ ग्रास रूट लेवल से बनती हैं, हमारे एंड से भी इनपुट जाता है, ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो है और पब्लिक सेक्टर के जो आपके इलेक्टेड पीपल होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अपना ओपिनियन देते हैं, साथ आपका IMF ही अपना ओपिनियन देते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल, McKinsey हो गया, इनसे भी आप लेते हैं, इनकी भी एक्सपर्टीज़ होती हैं। तो ये सारे जो हैं आपके अवाम के नुमाइंदों के पास जाते हैं, यानी जो फेडरल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर है जो इस वक्त औरंगजेब साहब हैं, वो इन सारे इनपुट्स को लेकर अपनी टीम के साथ, इंक्लूडिंग FBR की टीम के साथ मिल के एक टैक्स पॉलिसी बनाते हैं जो इस मुल्क का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाए और आवाम के ऊपर ज़्यादा बोझ भी ना आए। अच्छा सर, मैं ज़िम्नन आखिरी क्वेश्चन तो मैंने बोला था, बट कुछ और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गए, मैं आपसे थोड़ा सा और मज़ीद टाइम लेना चाहूँगा। एक चीज़ हम देखते हैं समरीज़ का, वो तो ऑब्वियसली आप ही लोग उसको बेचते हैं ना, समरीज़, तो उसमें आप क्या सोच के टैरिफ्स को प्लस कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं? लाइक हम अगर करंट सिचुएशन में जैसे डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, स्काई हाई कर रहे हैं वो टैरिफ्स ऑन चाइना, ऑब्वियसली उनकी इकॉनमी अपनी तबाह, जितना उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे, विद इन वीक उनकी उतना नुकसान हो चुका है। तो कैसे कैलकुलेट की जाती है? आप उसके इम्पैक्ट्स को देखते हैं या जस्ट कैलकुलेटर लिया और इतने लोग पे कर रहे हैं और इतना परसेंट अगर इतना बढ़ा देंगे तो इतना बढ़ जाएगा,
इस तरह से किया जाता है? देखें, इसके पीछे पूरी फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, और जो आपकी स्टैटिस्टिक्स होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई होती हैं उनको हम देखते हैं। थर्ड पार्टी से जो स्टैटिस्टिक्स आई हुई हैं उनको भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, और उसकी एक पूरी फाइनेंशियल कैलकुलेशन करके मॉडलिंग शॉडलिंग करके वो पॉलिसी इनैक्ट होती है। अब मैं इसको आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। पिछले साल तक, यानी 2024 जून तक, जो आपके पैकेज्ड मिल्क थे वो टैक्स ज़ीरो रेटेड थे, यानी जो आपने टैक्स पे किया वो सारा रिफंड क्लेम होता था, तो उसकी प्राइस बहुत कम थी। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, क्या पैकेज मिल्क अमीर आदमी कंज्यूम करता है या गरीब आदमी कंज्यूम करता है? दोनों कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली कौन करता है? मिडिल क्लास। आई थिंक अमीर आदमी करता है। मिडिल क्लास तो खुला दूध कंज्यूम करती है मोर। डिपेंड्स, क्योंकि वो इतना अनअप्रोचेबल भी नहीं है। ठीक है, तो हमें एक खुले दूध के ऊपर टैक्स लगाना, क्योंकि गरीब आदमी पे बोझ जा रहा था, कैलकुलेशन इसकी जा रही थी, तो वो हमने नहीं लगाया। तो हमने किस पे लगाया? पैकेज मिल्क पे लगाया। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली हम अमीर बंदे से कंज्यूम ले रहे हैं टैक्स, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है टैक्स देना। तो हम बेसिकली एक वो बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनते हैं कि ज़्यादा टैक्स हम अमीरों पे लगाएं, गरीबों पे टैक्स बर्डन ना आए। तो उस तरह हमारी पॉलिसी चेंज होती रहती है। बट इजंट इट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि आप अमीर गरीब में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? रादर के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आप अमीर से भी और गरीब से भी बैलेंस करके टैक्स, क्योंकि अगर आप अमीर पे भी लगा देंगे तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट हाई हो जाएगी, कंपटीशन लॉज आ जाते हैं, उससे वो चीज़ कॉम्पीट नहीं कर पाएगी। तो अगेन एट द एंड वो प्रोडक्ट को ही नुकसान होगा, उसके प्रोड्यूसर को नुकसान होगा। क्यों? जो पहले सेल हो रही थी वो नहीं हो रही। सो कोई बैलेंस नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में इसको। एक बंदा लाख रुपए कमाता है और आप उसकी इनकम का 10% टैक्स लेते हैं। एक बंदा करोड़ रुपए कमाता है और आप उसकी इनकम का 10% टैक्स लेते हैं। कौन ज़्यादा एडवांटेज पे हुआ, अमीर आदमी या गरीब आदमी? बट आई थिंक कि फेयर प्रिंसिपल्स यही कहते हैं कि अगर आप जिसकी भी लें दोनों के 10-10% लें। लेकिन देखें, इक्वालिटी हर चीज़ नहीं होती। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इक्विटी, और उस इक्विटी को मेंटेन करने के लिए टैक्स लॉज आर सपोज टू बी प्रोग्रेसिव, कि जिसकी ज़्यादा इनकम है उसको ज़्यादा बर्डन बेयर करना पड़े, जिसकी कम इनकम है उसको कम बर्डन बेयर करना पड़े। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपके वालिद साहब घर में ज़्यादा कमाते हैं और आप घर में कम कमाते हैं, तो ऑफ कोर्स आप पहले अपने खर्चे निकालेंगे, फिर आप घर में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन वालिद साहब क्योंकि ज़्यादा कमाते हैं तो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर के खर्चों को देखना। तो ये चीज़ तो हमारी एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, इनेटली दिस इज़ बिल्ट इन अस, कि हम इक्विटी मेंटेन करें रादर देन इक्वालिटी। बट अगर हम इसमें इक्वालिटी को भी लेके अगर चलते हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा है 1 लाख रुपए कमाता है, हम उससे 10% ले रहे हैं, वो दे रहा है 10,000 रुपये टैक्स। ठीक है। बट जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है उससे अगर हम 10% लेंगे तो ऑलरेडी उसका 1 लाख रुपए वो टैक्स बन जाएगा। तो इजंट इट काइंड ऑफ इक्विटी एज वेल? एक आदमी है जो लाख रुपए कमा रहा है, पाकिस्तान के अंदर एक बंदा महीने के लाख रुपए में सरवाइव कर सकता है 4 की फैमिली के साथ, जिसमें बच्चों की एजुकेशन, खाना पीना? मुश्किल है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एग्जैक्टली। तो उससे आप उतनी ज़्यादा टैक्स ले लोगे, 10,000 उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन एक बंदा जो करोड़ रुपए कमा रहा है उसके लिए लाख रुपए बहुत कम अहमियत रखता है, क्योंकि आप उसकी इनकम से लाख रुपए निकाल लेंगे तो वो फिर भी सर्वाइव कर लेगा। दिस इज़ व्हाट इक्विटी मीन्स। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं टैरिफ्स बढ़ाने की, पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही हैं, हाउ डू यू सी दैट? सही हैं, अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद हैं या लॉन्ग रन में नुकसान देने वाली हैं? देखें, वो जब ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन थी तो उसने खुला खुला कहा था कि भाई मैं तो टैरिफ्स लगाऊंगा दूसरे कंट्रीज़ पे, और अमेरिकन लोगों को ये चीज़ मंजूर थी। तो जब वो लोग इस चीज़ से खुश हैं तो भाई हम पूरी दुनिया में क्यों तहलका मचा रहे हैं कि भाई ट्रंप गलत कर रहा है? भाई उनके लोगों की मर्जी। नहीं, लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि इस पॉलिसी से उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अच्छा, इसका मैं अगर आपको एजुकेटेड जवाब दूं, एग्जैक्टली। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फ्लॉप पॉलिसी। इसके 2 रीजंस हैं। नंबर 1, अमेरिका इज़ द ग्लोबल लीडर बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक्स। तकरीबन 23% ग्लोबल जीडीपी अमेरिका के हाथ में। और जो अमेरिका कितनी चलती है इस दुनिया में इज़ बिकॉज कि दूसरे कंट्रीज़ की डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर। किस तरह? पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हम अमेरिका को जाते हैं। चाइना की डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर किस तरह है? चाइना का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस। तो अमेरिका ने ये सुपर पावर स्टेटस सिर्फ ऐसे ही नहीं मेंटेन किया, कंट्रीज़ की डिपेंडेंस अपने ऊपर बिल्ड करके किया। तो जब अमेरिका टैरिफ्स लगाएगा
तो कंट्रीज विल लुक एल्सवेयर फॉर अ ग्लोबल लीडर। और सब पे लगा देगा तो ऑब्वियसली आइसोलेट भी हो जाएगा। सब तंग हो जाएंगे कि यार अब अमेरिका से हमें अपनी पॉलिसी शिफ्ट करके दूसरी कंट्रीज की तरफ लानी पड़ेगी। और इस वक्त जो राइजिंग ग्लोबल लीडर है दैट इज़ चाइना। तो एक लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, आई थिंक दुनिया इस तरफ जा रही है, चाइना की तरफ दुनिया जाएगी। और पाक जो ट्रेडिशनल अमेरिकन एलाइज हैं काफ़ी टाइम तक जो रहे हैं, वो भी अभी चाइना की तरफ जा रहे हैं। उनकी इंक्लिनेशन चाइना की तरफ बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि यूएस उनके ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है एंड अमेरिका इज़ गोइंग हार्ड ऑन देम। तो अगर हम जियोपॉलिटिकल इसका एंगल देखें तो अमेरिका के लिए नुकसानदेह है। सेकेंडली अगर हम इसका इकोनॉमिक एंगल देखें तो जब आप टैरिफ्स लगाते हैं, पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी बढ़ती है, तो उसका जो नुकसान है वो दूसरे मुल्क को होता है या पाकिस्तान के लोगों को होता है? पाकिस्तान के लोगों को। क्यों? क्योंकि सामने कस्टम से वो चीज़ महंगी आ रही है, कस्टम ड्यूटी बढ़ गई, चीज़ें महंगी हो गई। अमेरिका भी यही कर रहा है, टैरिफ्स बढ़ा रहा है, तो एंड कंज्यूमर के लिए चीज़ महंगी हो रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अगर हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स को देखें तो वो कभी भी इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे जितना चाइना है। क्यों? क्वांटिटी की वजह से, लेबर प्राइसिंग की वजह से। एंड तो उनकी अपनी भी चीज़ें मोस्टली मैन्युफैक्चर चाइना में ही होती हैं। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल आईफोन चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सैमसंग के प्रोडक्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी जो यूएस की कंपनीज हैं वो चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, एफएमसीजी गुड्स, टेक्नोलॉजी गुड्स को। क्यों? वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। चाइना में क्योंकि लेबर कॉस्ट कम है, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे खेलते हैं। पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग है ही चाइना के अंदर। तो अगर चाइना के ऊपर टैरिफ्स लग भी जाएँ, फिर भी अमेरिका वो चीज़ें टैरिफ्स के बाद भी अपने अंदर सस्ती नहीं बना पाएगा जितना वो चाइना से ख़रीदेगा। तो क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो अमेरिका के लोगों के ऊपर इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि चाइना से तो इंपोर्ट रुकेगी नहीं, अमेरिकन कंज्यूमर के लिए वो इंपोर्ट महंगी होगी। तो नुकसान अमेरिका को खुद है, चाइना को इतना नुकसान नहीं है, इससे है लेकिन कम है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया एंड इट वाज एन अमेजिंग सेशन। बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें गेन हुई, ऑब्वियसली हमारे साथ साथ व्यूअर्स को भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।